गाड़ी में सोएंगे। उल्टा होगा ना बंडे वाला वो काम का करो लेकिन तो बंडे का तो तब बहुत नुकसान भी तो हुआ। नेटवर्क ना आ रहा।
अरे लीड देखा वो क्या नाम है तेरे? मोहित मलिक जी। जी सर। जी नमस्कार। मोहित मलिक जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर? नहीं। आ रही है सर आपकी आवाज। ठीक है सर। यही चेक करूँ। हेलो। ये लगता है मैं लैपटॉप में कुछ उनके पास किसी का चार्जर है क्या? है? क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मोहित मलिक जी, आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टार्ट करें। जी सर नमस्कार। आवाज आ रही है सर मेरी अब? जी जी बिल्कुल। जी। मैं मथुरा से जुड़े हुए सेमिनार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको बताया गया था, आज का वेबिनार मॉडल गांव और नेहरू युवा केंद्र मथुरा दोनों तत्वाधान में किया जा रहा है
और आज के हमारे जो मुख्य वक्ता होंगे वो डॉक्टर हीरालाल जी, जो यूपी सरकार में स्वास्थ्य विभाग में काफी उन्होंने काम किया है और मॉडल गांव पे रिसर्च किया है काफी उन्होंने, तो वो हमारे मुख्य वक्ता रहेंगे। और मॉडल गांव जैसा शायद आप लोग जानते भी होंगे, मॉडल गांव एक ऐसा गांव होता है जहाँ सारी सुविधाएं जो हैं उपलब्ध रहें, जहाँ सब चीज जैसी चलनी चाहिए, जैसे एक आदर्श गांव जिसे कहते हैं, वो चीज अगर होती है तो उसको हम एक मॉडल गांव कहते हैं। मॉडल गांव क्या होता है, उसको उसमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए और बाकी चीजें क्या होती हैं, वो सब आज हम इस वेबिनार के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ जो वक्ता जुड़े होंगे, आप उनसे सीधा सवाल जवाब भी कर सकते हैं कि आप अपने गांव में कुछ चीज करना चाहते हैं तो कैसे करवा सकते हैं। तो अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सौरभ लाल जी से अनुरोध करूंगा कि आगे की कार्रवाई जो है शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं यहाँ पे जुड़े सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नेहरू युवा केंद्र एक नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक बहुत ही अच्छी संस्थान है, जो इसने काफ़ी आगे आगे काम किया है लोगों को जोड़ने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए खास तौर से। और हमें ये मौका देने के लिए मैं खासा धन्यवाद देना चाहूँगा श्री NK सिंह सर का, डायरेक्टर हैं नेहरू युवा केंद्र के, राजेश मिश्रा जी का, और आप सभी का। ये इसके पहले हम बनारस और कन्नौज जैसे जिलों में हम ये सेशन ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं, और वहाँ पे हमने वहाँ के आपके साथी युवा भाइयों से बहनों से बात की, उनके सामने अपनी बात को रखा। आज जो हमारी चर्चा का विषय है मॉडल गांव पे, और क्योंकि आप लोग खुद अपने अपने लेवल पे बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट की एक सोच लेके, सामाजिक विकास की सोच लेके चलते हैं, काम करते हैं, तो मुझे आज ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि मॉडल गांव, भारत के हर गांव को एक मॉडल गांव बनाने की आवश्यकता क्यों है, उसकी क्या अहमियत रहेगी कि अगर हमारे हिंदुस्तान का हर गांव धीरे धीरे मॉडल गांव अगर बनने लगा तो कैसे हमारा देश एक बहुत ही मजबूत और सशक्त देश बन के निकलेगा। इस भाव से हम सभी परिचित हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारा उद्देश्य है मॉडल गांव संस्था का, जो कि है कि हम मदद करें भारत के हर गांव को एक आदर्श गांव बनाने में, उस पे जो हमारा उद्देश्य है उसमें हम आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे हम लोग साथ मिलके इस एक ऐसे साझा सपने को हम रियलाइज कर सकते हैं, उसे एक वास्तविकता में बदल सकते हैं। इसकी मैं थोड़ी सी एक पृष्ठभूमि आपको दे दूं कि इस प्रोजेक्ट के जो जनक हैं डॉक्टर हीरालाल सर सर्विंग IAS ऑफिसर हैं, और 1.5 साल करीब ये बांदा में एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। और इनके इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐसे विकास के कार्य किए जिसपे बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट देखने को मिला। तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि बांदा, हम जैसे सबको पता है, बुंदेलखंड रीजन का हिस्सा है। बुंदेलखंड रीजन में पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, लेकिन मात्र 1.5 साल के कार्यकाल में सर ने कुछ ऐसे पब्लिक पार्टिसिपेशन के माध्यम से कुछ ऐसे वाटर कंजर्वेशन पे काम किए जिससे ग्राउंड वाटर लेवल 1.34 मीटर बढ़ गया, जो कि इतने कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसी प्रकार कृषि में करीब 18.5% प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हुआ, और ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स थे, डेवलपमेंट के क्षेत्र थे जहाँ पे उन्होंने काम किया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। और इसी दौरान इनकी चर्चा जो अब हमारे मॉडल गांव के प्रेसिडेंट मिस्टर मुनीश हैं, सर जो है वो नाबार्ड से एज अ चीफ जनरल मैनेजर होकर रिटायर हुए हैं, और सर का रूरल डेवलपमेंट के लैंडस्केप में एक बहुत ही अच्छा नॉलेज और एक्सपीरियंस का एक लैंडस्केप रहा है। तो इन लोग की जब चर्चा हुई तो एक ये बात निकल कर आई कि कहीं ना कहीं ये जो काम इंडिविजुअली आइसोलेशन में देखे जा रहे हैं, इन काम को आप अगर एकत्रित कर लें तो कहीं ना कहीं किसी भी जगह को पूर्णतः विकसित करने का, किसी भी गांव को एक मॉडल गांव बनाने का, ये एक मॉडल बनकर निकल रहा था। और वहीं पे इस बात की एक सोच बनी कि क्यों ना हम एक ऐसी संस्था बनाएं जो गाँव को मॉडल गांव कैसे बना सकते हैं, आदर्श ग्राम कैसे बना सकते हैं, उस पे लोगों के साथ मिलके काम करें।
उन्हें सहायता दे, उनको नॉलेज दे, उन्हें ज्ञान दे और इस एक बड़े लक्ष्य को हम लोग हासिल करने के लिए कार्यरत हों। तो मॉडल गांव लखनऊ बेस्ड एक संस्था है जो एक मॉडल गांव बनाने के लिए लोगों के साथ जुड़ रही है, काम कर रही है। और इसी संदर्भ में हमारी एक टीम है जिसमें हमने बहुत ही क्लियर 3 मेन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया है जिस पे हम काम करते हैं और इन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा कि पिछली मीटिंग में आज हमारे साथ शायद इनके सिंह सर नहीं जुड़ पाए हैं व्यस्तता के कारण, तो पिछली मीटिंग में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा संबोधन हम सबको दिया था और कहीं ना कहीं वो जो नेहरू युवा केंद्र का जो एक मिशन है और जो मॉडल गांव का जो विजन है उसमें क्या समानताएं हैं, क्यों हम लोग एक नेचुरल पार्टनर के रूप में निकल के आ रहे हैं और एक दूसरे की सहायता करने से हम एक दूसरे के लक्ष्य को हासिल करने में कैसे सहायता कर सकते हैं, इसका एक बहुत ही अच्छी पृष्ठभूमि उन्होंने बनाई थी। और मैं चाहूंगा कि वो वीडियो मैं आपसे अभी साझा करूं, तो मैं चाहूंगा आप एक बार वो वीडियो देख लें और फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यह एक अच्छा अवसर है। ये मॉडल गांव की परिकल्पना को लेकर के आज हम चर्चा करने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं और इस पर बातचीत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर हीरालाल जी, जो मिशन डायरेक्टर हैं, एडिशनल मिशन डायरेक्टर हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के, और इस मॉडल गांव के जो सीईओ हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है श्री सौरभ लाल जी, और एक बहुत ही वरिष्ठ और वित्तीय क्षेत्र में एक ऊंचे पद से रिटायर हुए श्री मुनीश जी, जो नाबार्ड के सीजीएम पद से रिटायर किए हैं और आज इस मॉडल गांव परिकल्पना को हेड कर रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। हमारे निखिल गुप्ता श्री, जो वाराणसी के जिला युवा अधिकारी हैं, और वाराणसी के तमाम हमारे नौजवान साथियों, युवा साथियों, नमामि गंगे परियोजना के जिला परियोजना अधिकारी श्री ऐश्वर्या मिश्रा। आज इस अवसर पर बात करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और उसकी वजह यह है कि हम खास करके नेहरू युवा केंद्र जो है वह गांव में काम करती है, शहर में भी काम करती है, लेकिन इसका व्यापक क्षेत्र जो है गांव में है और हमारी पहुंच जो है गांव के स्तर पर सीधी हमारी पहुंच है गांव तक। हर समय हमारी कोशिश रहती है कि गांव के लेवल पे हम कुछ अच्छा कर पाएं, नौजवानों को अच्छा मार्ग दिखा पाएं और गांव बेहतर कैसे हो, गांव सुंदर कैसे हो, गांव में खुशहाली कैसे आए, गांव में समृद्धि कैसे हो, उसके लिए हम काम करते रहते हैं। अभी पीछे जब ये कोविड-19 का भयावह दौर चल रहा था, तब हमने बहुत ही बढ़ चढ़ करके काम किया और इसमें हमारे सभी युवा साथी लगे। उन सबको पुनः एक बार इस अवसर पर धन्यवाद, बधाई दी कि उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा करके इसमें काम किया है। तो साथियों, आज हम जब मॉडल गांव की बात कर रहे हैं, एक बात और भी कहना चाह रहा था कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई काम शुरू कर रहे हैं और उस काम के पीछे यदि किसी सरकार के एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी का हाथ हो, उनकी परिकल्पना हो और जिस परिकल्पना को उन्होंने प्रयोग करके और अन्य जगहों पर उसको प्रमाणित कर दिया है कि यह प्रयोग सफल प्रयोग है और इस आधार पर अन्य जगहों पर भी काम हो सकता है।
तो जब उनका प्रयास हो, सौरभ लाल जी जैसे जिसके सीईओ हैं वो, और वित्त क्षेत्र के एक जाने माने नाम श्री मुनेश जी हो, तो लगता है कि यह मॉडल गांव की परिकल्पना जो है जरूर साकार होगी, सफलीभूत होगी। वैसे ये मॉडल गांव या आदर्श ग्राम की परिकल्पना आज की नई नहीं है, बहुत पुरानी परिकल्पना है और सरकार अलग अलग समय में इसके लिए प्रयास करती रही है। लेकिन जैसे ही हम सरकार की बात करते हैं, सरकार चाहे हमारे सांसद महोदयों को यह कहे कि वो एक एक गांव को गोद लें, या नेहरू युवा केंद्र को कहें कि आप एक एक गांव को गोद लेकर के आदर्श ग्राम बनाइए, या और भी किसी हो सकता है कि जिलाधिकारी को भी कहा जाए, या हमारे प्रधान होते हैं उनको कहा जाए कि आप अपने क्षेत्र में एक गांव को गोद लीजिए और मॉडल गांव के रूप में विकसित करिए। तो यह जो बात होती है वो किसी और को कहा जाता है, किसी एक गांव को गोद लेकर के काम करना। अब उसमें कई तरह की बाधाएं होती हैं। अभी मैं कल इसी विषय पर एक लेख पढ़ रहा था, तो उसमें बात आया कि सांसद जो हमारे जितने भी सांसद हैं उन सबको कहा गया है कि आप एक एक गांव को गोद लीजिए। अब उनके सामने यह दुविधा है, असमंजस है कि वह किस गांव को गोद ले। उनका क्षेत्र तो एक व्यापक क्षेत्र है और उनके क्षेत्र में हो सकता है कि 200-400 गांव हो। अब वो किसी एक गांव को गोद लेते हैं तो बाकी गांव वाले जो है उनसे नाराज होंगे, उनके प्रति दुर्भावना होगी कि देखिए उस गांव को लिया, मेरे गांव को क्यों नहीं चुना, मेरा गांव ज्यादा योग्य था। वही स्थिति किसी के लिए भी हो सकती है, चाहे वो जिलाधिकारी महोदय नेहरू करे या और कोई करे। ठीक इसके विपरीत यदि गांव का व्यक्ति अपने गांव को गोद ले ले, गांव का आदमी ही इस संकल्प ले कि हमें अपने गांव मॉडल गांव के, तो उसके सामने कोई दुविधा नहीं है। उसके सामने उसी ये कहने वाला कोई नहीं है कि आप उस गांव के क्यों नहीं ले रहे हैं, अपने गांव को ही क्यों लिया। क्योंकि यदि हमारा प्रयास है तो हम अपने गांव का लेंगे, हम अपने गांव को ही मॉडल गांव के रूप में विकसित करेंगे, तो उसके सामने कोई दुविधा नहीं। यह जो प्रयास है जिसके लिए हम लोग कहते हैं, यह कुल प्रयास इसी तरह से है कि कोई बाहरी व्यक्ति गांव को गोद ले, उसके बजाय आप अपने गांव को मॉडल गांव बनाने के लिए, आदर्श गांव बनाने के लिए तत्पर हो और आगे बढ़े। और जब इस तरह के एक जो बड़े लेवल पर अभियान चलाने वाले लोग जब जुड़े हैं, तो आपको समय समय पर आपको उसका मार्गदर्शन भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा, कार्यक्रम बनाने में सहयोग मिलेगा, कार्यक्रम के में सहयोग मिलेगा, और उसमें यदि और भी किसी तरह के रिसोर्सेज की जरूरत होगी तो उसको जुटाने के लिए भी मार्गदर्शन। तो यह एक बहुत अच्छी चीज है, एक बहुत अच्छी पहल है, और इसमें हर आदमी जो भी सोचता है कि हमारा गांव अच्छा हो, सुंदर हो, समृद्ध हो, तो उसको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, सबका हित है। एक बात और भी मैं यहाँ कहना चाह रहा था, मॉडल गांव से क्या समझते हैं? मॉडल गांव, आदर्श गांव, आप इस सबको याद होगा में हम जो है, हमें चित्रांकन के लिए कहा जाता था, बनाने के लिए कहा जाता था स्कूलों में। तो सबसे पहले गोल गेंद बनाते थे, डंडा बनाते थे, बाल्टी बनाते थे, मग्गा बनाते थे। उसके बाद थोड़ा बहुत करके आगे आगे जब हम जैसे बढ़ते थे, फिर हम दृश्य, सीनरी बनाते थे, दृश्य बनाते थे। तो उसमें गांव का दृश्य, जंगल का दृश्य, इस तरह का। आप याद करें जब आपने अपने गांव का दृश्य बनाया था तो किस तरह का बनाया था? गांव है, उसमें घर है, सड़क है, साफ सुथरी सड़क है, सड़क के किनारे फूल पत्तियां लगी हुई हैं, कहीं एक जगह स्कूल है, कहीं अस्पताल है, उसी गांव में पोस्ट ऑफिस है, पुस्तकालय है।
तो इस तरह की चीजों को हम कहने का मतलब ये हमारी परिकल्पना में होती थी कि हम यदि एक अपने अच्छे गांव की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आदर्श गांव में क्या क्या होनी चाहिए। आप खुद सोचें, विचार करें कि आपको, यदि आप चाहते हैं कि आपका गांव सुंदर हो, अच्छा हो, समृद्ध हो, उसमें सब लोग खुशहाली हो, सब लोग खुश हो, हैं, सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें, तो आपका गांव कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, और उन सुविधाओं को जो नहीं है उन सुविधाओं को कैसे जुटाया जा सकता है। तो यह आपको खुद एक चित्र उभर करके सामने आएगा और फिर उस चित्र के आधार पर आप अपने आपसी सहयोग से इस काम को कर सकते हैं। काम बहुत अच्छा है लेकिन काम बड़ा है, और जब काम बड़ा होता है तो एक आदमी के चाहने से, एक व्यक्ति के चाहने से नहीं होता है। उसके लिए बड़े काम के लिए एक बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत होती है, समूह की जरूरत होती है, एक संगठन की जरूरत होती है। आप सभी लोग संगठन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यह एक अच्छा अवसर है कि अपने माध्यम अपने गांव में काम करना शुरू करें। उसमें कोविड-19 से की भी बात होगी, से भी मुक्ति की बात होगी, मलेरिया कुष्ठ बीमारी से भी मुक्ति की बात होगी, अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बात होगी, साफ सफाई की बात होगी, बीमारी मुक्त समाज की बात होगी, और उन्नत कृषि, उन्नत पशुपालन की भी बातचीत होगी। उससे संबंधित भी काम होगा। एक हम शुरू करेंगे। जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो सबसे पहले पायदान पर चढ़ते हैं, तभी दूसरे पायदान पर पहुंचने की संभावना बनती है और घर तक पहुंच सकते हैं। तो इस दिशा में हम सब काम करते हैं। सहयोग के लिए देखिए बहुत सारी चीजें जो है प्रयास की जरूरत होती है। संसाधन तो बाद में आता है, सबसे पहले प्रयास की जरूरत होती है। आप से करने का संकल्प लें। जब संकल्प मजबूत हो जाता है, हमारा संकल्प हो जाता है, तो सफलता भी जो है सुनिश्चित हो जाती है। तो मैं आज अपने सभी साथियों से और जितने भी वाराणसी के हमारे विभिन्न युवा क्लबों से जुड़े हुए, जो मैं देख रहा हूँ कि 32 पार्टिसिपेंट्स हैं, और मैं इसको 32 की संख्या नहीं मानता, मैं इसे 32,000 मान रहा हूँ कि यदि यह 32 लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों को प्रेरित करना शुरू करेंगे तो यह एक बहुत बड़ी संख्या बनती है और बहुत बड़ा काम हो सकता है। यदि हम 32 गाँव से ही काम को शुरू करें तो एक दिन ऐसा होगा कि पूरा जो है हर गांव मॉडल गांव होगा। यदि अपने अपने गांव में लगेगा तो हर गांव जो है मॉडल गांव बन सकता है। तो यह एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी पहल है। फॉर्मूला है सफलता की का, जो एक रहस्य कहते हैं कि मंत्र है कि हमारा सामूहिक संकल्प बने और हम इसमें आगे बढ़े। बाकी सब जब आप काम शुरू करेंगे तो आपसे सभी लोग जुड़ते जाएंगे, देखेंगे कि आपकी मदद के लिए बहुत सारे हाथ स्वयं आगे आएंगे। सर को चेक करो। तो जैसा कि हमने सुना, ये इनके जो हमारा वाराणसी का जो एक सेशन हुआ था उसमें सर ने ये बातें की थी और इसीलिए कुछ पुराने उस सेशन के नाम उन्होंने लिए, पर मुख्य कारण
मुख्य रूप से जो उनकी मेन बात थी कि जो पृष्ठभूमि हम तैयार कर रहे हैं और उसमें हम आपकी सहायता ले रहे हैं और उसमें हम अपनी तरफ से भी आपको हम सहायता देंगे कि कैसे हम गांव के लेवल पे विकास की एक पृष्ठभूमि को हम तैयार करें, एक माहौल हम ऐसा बनाएं कि जहाँ पे लोग अपने एक सोच की मानसिकता को विकसित करें और उस मॉडल गांव जो है उसी चीज को लेकर आपके सामने आया है। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुनीस सर से आपको संबोधित करने के लिए और मॉडल गांव का एक परिचय देने के लिए प्लीज। वो सर थोड़ी देर में आएंगे, आप प्रेजेंटेशन दे लीजिए। सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि सौरभ जी ने बताया, मेरा नाम है मुनीश। मैं नाबार्ड का रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर हूँ और अभी मॉडल गांव से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कि अभी सिंह साहब बता रहे थे कि मॉडल गांव की जो परिकल्पना है, जो हमारा सपना है, ये है कि हर एक गांव एक विकसित गांव हो। और विकसित गांव की क्या परिभाषा हो, इसके बारे में जब हीरालाल जी आएंगे आपको एड्रेस करेंगे, वो डिटेल में बताएंगे। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट, तो हम डेवलपमेंट का क्या मायने निकालते हैं। हम एक गांव को देखते हैं और अगर ये सपना देखते हैं डेवलप्ड विलेज हो, तो शायद कुछ चीज़ें बहुत ऑब्वियस हैं कि पहली बात है कि गांव में साफ सफाई हो, गांव स्वच्छ हो। दूसरा है कि गांव में हर आदमी हेल्दी हो, कोई बीमार ना हो। तीसरा है गांव में हर आदमी एजुकेटेड हो, कोई अनएजुकेटेड ना रहे। चौथा है कि एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से कोई भी आदमी अनएम्प्लॉयड ना हो। जो भी वहाँ युवा हों, जो पढ़े लिखे युवा हों, उनको उनकी स्किल के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट मिले। जो वहाँ महिलाएं हैं वो एम्पावर्ड हों, जागरूक हों, शिक्षित हों। गांव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सभी उपलब्ध हों, जैसे अच्छी सड़कें हों, बिजली हो, पानी हो 24 घंटे, स्वच्छ हो पानी, ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सब चीज़ें अगर उपलब्ध होंगी तो हम कह पाएंगे कि हाँ, ये गांव एक विकसित गांव है। और हमारी जो सोच है और जो समझ है और जो हमारा सपना है वो ये है कि गांव को विकसित इसलिए किया जाना जरूरी है कि गांव से माइग्रेशन ना हो। गांव के लोगों को रोजगार खोजने के लिए, खास तौर से अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, जो हमने कोविड के समय में देखा कि कितने लोग, बहुत सारे लोग गांव वापस आ रहे थे। लार्जली वो लोग अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लोग हैं। तो इस तरह के लोगों को अगर गांव के बाहर कहीं एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है तो गांव में क्यों नहीं मिल सकता। तो गांव में हम इस तरह की परिस्थितियां पैदा करें कि गांव के लोगों को बाहर ना जाना पड़े। माइग्रेशन की समस्या जो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, और ख़ास तौर से हम लोग जहाँ बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, जो ये पूरा बेल्ट है इस तरफ का, यहाँ आपने सबने हमने देखा कि माइग्रेशन जो हुआ था, जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा था, वो इन्हीं प्लेसेस में लोग आ रहे थे। तो अगर हम अपने गांव को ऐसा बना लें कि हमको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, तो यही एक मॉडल गांव की परिकल्पना है। और ये कोई नई बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, और पहली बार भी इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि गांव को मॉडल गांव या विकसित गांव बनाया जाना चाहिए। समय समय पर बहुत से लोगों ने इस बात की चर्चा की है। गांधी जी ने स्वराज, एक ऐसा गांव, स्वराज ग्राम की चर्चा की। वो उनका सपना था कि हर गांव एक अच्छा गांव बने, सेल्फ रिलायंट गांव बने। इसी तरह से अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमारे पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, प्रेसिडेंट, लेट डॉक्टर श्री अब्दुल कलाम सर, उन्होंने भी एक आइडिया दिया था कि गांव को इस तरह से डेवलप किया जाए कि वहाँ जो अर्बन एरियाज में जो अमेनिटीज अवेलेबल हैं वो गांव में भी हों, जिसको उन्होंने पूरा कहा, प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरियाज। तो वही सपना हम लोगों ने भी देखा है कि हर गांव को हम लोग इस तरह से विकसित करें। और इसी क्रम में जो हमारा उत्साहवर्धन हुआ वो बेसिकली हुआ
बांदा में जो कुछ डॉक्टर हीरालाल ने अपने कलेक्टर रहते हुए किया था, वहाँ जो कार्यक्रम उन्होंने चलाए रूरल डेवलपमेंट के लिए और उनके जो परिणाम आए वो बहुत ही उत्साहवर्धक थे। और वो प्रॉब्ली वही एक ट्रिगर पॉइंट था हमारे लिए कि जब हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम जो इन्होंने एक आइसोलेटेड इंटरवेंशंस किए हैं, कोई इंटरवेंशन एक गांव में था, कोई 2 गांव में था, कोई 4 गांव में था, तो और सारे इंटरवेंशंस का रिजल्ट बहुत पॉजिटिव था। तो हम लोगों ने जब इस पर चर्चा की और डॉक्टर हीरालाल से हमारी लंबी वार्ता हुई कि भाई ये जो आप स्कैटर्ड वे में जो इंटरवेंशंस आपने किए हैं, अगर हम इनको एग्रीगेट करें, स्ट्रक्चर्ड वे में इसको कहीं इम्प्लीमेंट करें, तो हमको शायद एक अच्छा गांव विकसित करने में मदद मिल सकती है। और यही सारे इंटरवेंशंस एक गांव में सारे इंटरवेंशंस किए जाएं, इस तरह का एक एफर्ट करके किया जाए तो गांव को डेवलप किया जा सकता है। और जो गांव की मूलभूत समस्याएं हैं जो मैंने अभी बात की, उनको दूर किया जा सकता है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने ये मॉडल गांव का पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप किया और इसका एक स्ट्रक्चर बनाया गया और उसको हम विभिन्न चरणों में इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। पहले चरण में हम लोग गांव में लोगों की सोच को बदलने के लिए कार्य कर रहे हैं। वो हमारा पहला चरण है कि जब तक डेवलपमेंट हमारी सोच में नहीं जाएगा, अनलेस वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सबसे पहले कोई भी थॉट, कोई भी काम जो हम करते हैं उसका पहले थॉट डेवलप होना जरूरी है। और एक बार वो थॉट डेवलप हो जाए और हम कन्विंस हो जाएं कि यस इट हैज टू बी डन एंड इट कैन बी डन, तो शायद फिर हम लोग उसका एफर्ट करते हैं। ये हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि जब भी हम कुछ करना चाहते हैं तो पहले हम उसके बारे में सोचते हैं कि हमको ये करना चाहिए, फिर हम अपनी एनालिसिस करते हैं कि क्या हम कर सकते हैं, और जब हमको लगता है कि यस हम कर सकते हैं तो फिर हम उसको करना स्टार्ट करते हैं एंड देन वी सक्सीड। तो इसी तरह से गांव में, गांव को भी अगर डेवलप करना है तो सबसे पहले वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ जो लोग रह रहे हैं, उनको इस बात के लिए कन्विंस करना पड़ेगा कि आपकी जो समस्याएं हैं ये ऐसी कोई समस्या नहीं है कि इनसरमाउंटेबल हो और इसका कोई समाधान नहीं है। इन सारी समस्याओं का समाधान है और वो समाधान आपके पास है, ये लोगों को बताना है। केवल उनको उनको जागृत करना है और कि आप अपनी एनर्जीज, अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करिए और गांव की सारी समस्याओं के समाधान आपके पास हैं और आप उसके लिए काम करना शुरू कीजिए। ये सोच डेवलप करना सबसे पहला काम है। तो पहले स्टेज पे हम लोग थॉट के स्तर पर ही काम कर रहे हैं कि सभी लोगों को कन्विंस किया जाए, गांव के लोगों को बताया जाए पहला कि एक विकसित गांव क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, गांव विकसित होगा तो आपको क्या लाभ होगा, गांव में रहने वालों को क्या लाभ होगा, आपकी फ्यूचर जनरेशंस को इससे क्या लाभ होगा। ये सब चीजें अगर बताई जाएंगी तो निश्चित रूप से लोगों का सोच बदलेगा और वो विकास की तरफ उनका ओरिएंटेशन होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो इसलिए पहले स्तर पर हम लोगों ने विकास के कुछ इंडिकेटर्स डेवलप किए हैं और उसको हम लोगों ने विलेज मैनिफेस्टो का नाम दिया है। मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा कि हीरालाल जी इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो विलेज मैनिफेस्टो में हमने यही बताया कि ये 25 इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट हैं। इन पर अगर गांव में काम किया जाए और इस पर अगर हम सफलता पा लेते हैं तो गांव विकसित हो जाएगा और हमको वो सारी समस्याएं जो हमको रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान करती हैं, उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो पहली स्टेज ये है कि डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो हमने किया है और जो हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं लगातार, उनको बता रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। दूसरे स्तर पर है कि ये सोशल डेवलपमेंट का काम इट्स नॉट काइंड ऑफ कि वन टाइम इवेंट हो गया कि हम गए गांव में और हमने बस चर्चा की, लोगों को बताया, लोगों की इंस्टेंट एनर्जी जनरेट हुई एंड हम लोग वापस आ गए और उसके बाद बात खत्म हो गई। इसको वहाँ सस्टेनेबल बेसिस पर किसी को बताते रहना पड़ेगा और वहाँ रहकर ही उसकी कोशिशों में शामिल होना पड़ेगा। जो गांव में जो लोग कोशिशें करेंगे, जो प्रयत्न करेंगे, उनकी कोशिशों में शामिल होना पड़ेगा सस्टेनेबल बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर।
तो इसके लिए जरूरी है कि गांव के ही लोग इस काम को ओन करें, ओनरशिप इसकी लें और इस काम को खुद अपने स्तर पर आगे बढ़ाएं। हम लोग केवल उनके मार्गदर्शन का काम करें। तो इसके लिए हम लोगों ने दूसरे स्टेज पर कुछ लोगों को चिन्हित करने की कोशिश की करेंगे। हम हर गांव में कर रहे हैं, जिनको हम चेंज मेकर्स का हमने नाम दिया है कि हम लोग विल आइडेंटिफाई चेंज मेकर्स, फ्यू चेंज मेकर्स इन एवरी विलेज। और वो चेंज मेकर्स जो है वो दे विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग देयर विलेज एट सस्टेनेबल बेसिस। तो दूसरा स्टेज हमारा ये है। और तीसरा स्टेज ये है कि हम लोग सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर ऑफ दिस कंट्री। 70% लोग एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट विकास का जो इंडिकेटर है, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम, अगर वो आप देखें तो ओवर द पीरियड जब से हम लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं लगातार घटता जा रहा है। 50s में एग्रीकल्चर का शेयर इन नेशनल इनकम वाज अबाउट 50% और तब भी 70% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। इसका मतलब है कि अगर हम इनकम, नेशनल इनकम को 100 रुपए माने तो 70 लोगों में 50 रुपए बांटे जा रहे थे। 50 रुपीज वर कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। आज की तारीख में भी हम लोग यही स्टेटिस्टिक्स देख रहे हैं कि 70% लोग उस पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन आज एग्रीकल्चर का शेयर इन नेशनल इनकम इज अबाउट 15%। इसका मतलब है कि आज की तारीख में 70 लोगों में केवल 15 रुपए बांटे जा रहे हैं। तो इसका अंकगणित बिल्कुल सीधा सीधा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो लोग भी एग्रीकल्चर से जुड़े रहे हैं उनकी इनकम का स्तर लगातार घटता रहा है। और वो उसका एक बड़ा कारण ये है कि एक तो हमारी लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी हो गई हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स बहुत फास्ट हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और दूसरा ये है कि हमारी प्रोडक्टिविटी इन कंपैरिजन टू मैनी अदर कंट्रीज, अगर हम अपने पड़ोस के कंट्री को ले लें, चाइना को, तो उनकी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ लैंड हमसे बहुत ज्यादा है और हम उतना नहीं कर सकते। तो एग्रीकल्चर को डेवलप करने की जरूरत है। तो और जब इतनी छोटी छोटी जोतें हो गई हैं, हम सब लोग बात कर रहे हैं आजकल की ओवर 85% लैंड होल्डिंग्स इन दिस कंट्री आर स्मॉल एंड मार्जिनल, मतलब 2 हेक्टेयर से कम की 85 से 90% लैंड होल्डिंग्स हो गई हैं। तो हम सब लोग जो गांव में रहते हैं सब जानते हैं कि इतनी छोटी लैंड होल्डिंग्स में परिवार कितना भी छोटा हो, परिवार केवल अपना पेट पाल सकता है, डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकता है। इतनी उसमें इनकम जनरेशन इतना नहीं होता कि वो कोई नया काम करके अपना जीवन स्तर सुधार सके। तो इसको हम कहते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। आज की तारीख में इंडिया में ज्यादातर लोग जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, जीवित रहने के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना तो कोई और स्किल है और ना कोई और अपॉर्चुनिटी है। तो अगर हम चाहते हैं कि उनके जीवन स्तर में सुधार आए तो हमको वहीं एग्रीकल्चर में ही कुछ ऐसे इनोवेशंस करने पड़ेंगे कि वहाँ आमदनी लोगों की बढ़े। उसके लिए जरूरी यह है कि एग्रीकल्चर को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट किया जाए, ट्रांसफॉर्म किया जाए, कृषि को कृषि व्यवसाय बनाया जाए। अभी हम, जैसा मैं कह रहा था कि हम केवल सब्सिस्टेंस कर रहे हैं, जीवित रहने के लिए हमको एग्रीकल्चर करना जरूरी है, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें कि हम उसको व्यवसाय की तरह करने लगे तो शायद हमारी आमदनी बढ़ेगी और हमारा जीवन स्तर अच्छा होगा। तो व्यवसाय में कैसे कन्वर्ट इसको किया जाए? तो 2.5 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ की जो जमीनें हैं उनको तो कमर्शलाइज नहीं किया सकता, उसमें कोई कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं हो सकती। लेकिन अगर यही जमीनें, यही जोतें 1000 एकड़ हो जाए, 2000 एकड़ हो जाए तो उसको कमर्शलाइज किया जा सकता है। तो एक जो 2.5 एकड़ और 3 एकड़ की हम बात कर रहे हैं पर लैंड होल्डिंग, और उसको हम चाहते हैं कि वो 1000 एकड़ में ट्रांसफर हो जाए, तो संभव ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जितने लोग इस तरह की छोटी जोत वाले हैं वो सब इकट्ठे हों और कोऑपरेटिव मॉडल के रूप में एग्रीकल्चर को करना शुरू करें। इकट्ठा होकर वो जब भी अपना बुआई का समय हो तो अपनी जो भी डिमांड हो उनकी,
चाहे खाद की हो चाहे बीज की हो, सब इकट्ठी करके वो इकट्ठा खरीदें तो उसको सस्ता मिल जाएगा, थोड़ा बार्गेन कर सकते हो मार्केट में। और इसी तरह जब हमारी फसल घर में आती है और हम इकट्ठा होकर उसको बेचें तो हम फिर बार्गेन करने की स्थिति में हो सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने एक नई योजना, आप सब लोग शायद परिचित होंगे, जिसको सरकार ने कहा है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। सरकार ने ये कहा कि जो छोटे छोटे जोतदार किसान हैं वो सब इकट्ठे हों और अपनी एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाएं और उस कंपनी को बाकायदा जैसे एक प्राइवेट कंपनी काम करती है उसी तरह से उसमें काम करें और केवल अपनी खेती का काम करें और खेती के इतर अदर देन जो भी आप कर रहे हैं कल्टीवेशन बिजनेस भी, खेती से रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं वो सब कर सकते हैं वो। तो अगर सब इकट्ठा हो जाएं और उनको एक अच्छा कोई मार्गदर्शन मिल जाए तो निश्चित रूप से खेती को जो अभी हानि की खेती है इसकी लाभ की खेती में बदला जा सकता है। ये भारत सरकार का मानना है और इसीलिए उन्होंने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की अवधारणा के ऊपर काम किया है और एक नई योजना आ गई है जिसमें भारत सरकार काफी फाइनेंशियल हेल्प भी कर रही है। उस कंपनी को चलाने में 3 साल तक भारत सरकार काफी फाइनेंशियल हेल्प देगी। तो ये तीसरा हमारा स्तर है कि जब हम लोगों को फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने में उनकी हेल्प करेंगे। इसके बारे में हम जागरूकता अभियान तो पिछले 4 महीने से चला रहे हैं और काफी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लोगों ने रजिस्टर भी करवा ली हैं। अब हम उनको ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपना काम करें जिससे कि वो अपनी हानि की खेती को लाभ की खेती में बदल सके, अपना थोड़े धनी हो सके, अपना जीवन स्तर सुधार सके, अपने बच्चों का भविष्य बना सके, अच्छी एजुकेशन दे सके उनको। तो इस तरह से इन 3 चरणों में हमारी मॉडल गांव का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो काम करेगा। आगे सर, तो मैं अपनी बात को अब यहीं समाप्त करूंगा। शायद डॉक्टर हीरालाल सर जुड़ गए हैं, तो अब मैं सौरभ जी को हैंडओवर करता हूं और वो आगे की कार्रवाई तो आगे बढ़ाएं। डॉक्टर हीरालाल सर, आपको आवाज आ रही है? जी सर, मेरा आपका आग्रह रहेगा कि आप प्लीज सबको संबोधित करें। ठीक है, अभी मैं डिटेल में सुन रहा था। हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है? हाँ, अभी मैं मुनीष जी को सुना, आपको भी सुना। मुनीष जी ने बड़े संयमित और बड़े ही प्रिसाइज कंसाइज वे में मॉडल गांव को एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो मथुरा के लोग हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। और देखिए, हम लोग पहले कन्नौज का वेबिनार किए, फिर बनारस का किए और उसके बाद कल भी हम लोगों ने एक वेबिनार बहुत बढ़िया किया था हरदोई का। आवाज मथुरा का हो रहा है। तो देखिए, आप लोग युवा हैं और युवा पे काम करते हैं। अब आज के डेट में गांव में जो युवा रहता है या जो युवती रहती है उसके सामने क्या है? लाचारी है, बेरोजगारी है और गरीबी है। अगर गांव में आप जाइए तो क्या मिलेगा आपको? एक तो वो युवा लाचार है कि क्या करे क्या ना करे, दूसरा क्या है, उसके पास गरीबी है, तीसरा क्या है, बेरोजगारी है। जहां 2 आदमी को काम करना चाहिए 20 आदमी काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजों को दूर करने के लिए और गांव को और गांव वालों को धनी बनाने के लिए हम लोग गांव को, गांव वालों को, दोनों को धनी बनाना चाहते हैं। उसी के लिए ये मॉडल गांव आया है, मॉडल गांव का प्रोग्राम है। और ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है, टेस्टेड, ट्राइड एंड वेरीफाइड प्रोग्राम है। इसकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वी हैव टेस्टेड इन 1.5 year इन बांदा एंड वी गॉट गुड रिजल्ट्स। हम लोगों ने बांदा में ये सारे प्रयोग किए थे, वो अनऑर्गेनाइज था, 1.5 साल में किए थे। वाटर में हम लोगों ने अच्छा काम किया, 1 साल में 1 मीटर 35 सेंटीमीटर पानी बढ़ा, क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ा, जेल नंबर 1 किया। देश में हमारा वोटिंग परसेंटेज हाईएस्ट यूपी में रहा। प्रधानमंत्री जी 25 अप्रैल को जब बांदा गए तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत वहाँ के अच्छे काम से की।
तो उन सबको जब हम लोगों ने जोड़ा तो मॉडल गांव का ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। मुनीश जी जो अभी आपको बता रहे थे, इनका बहुत अच्छा खासा अनुभव है। नाबार्ड के ये रिटायर्ड सीजीएम है, पूरे यूपी उत्तराखंड के हेड थे, यही इसको हेड कर रहे हैं। सौरभ लाल जी सीईओ हैं। छपवाइए, गांव के 4 लोग भी विलेज मैनिफेस्टो छापें, अपना फोटो छापें, नाम लिखें, डिटेल लिखें और घर घर में प्रचार करें। और गांव का प्रत्येक आदमी विकास के 25 मुद्दों को समझने लगे। उसको पाने के लिए जब समझेगा तो उसकी सोच में आएगा, उसको पाने का प्रयास करेगा। और जब ऐसा करेगा तो गांव विकसित होगा। एक बात। दूसरा बात यह है कि हर जगह अच्छे लोग रहते हैं, हर समाज में अच्छे लोग रहते हैं। तो अगर हम लोग जो गांव में समाज के अच्छे लोग रहते हैं उनको पिक करेंगे, उनकी ट्रेनिंग कराएंगे, उनको पहले जिले में जहां अच्छा काम हुआ है जिन गांव में वहां भेजेंगे, फिर स्टेट में भेजेंगे, फिर अपने दूसरे स्टेट में भी भेजेंगे और विदेश में भेजेंगे। वो जाएंगे, अपने आंखों से देखेंगे, लर्न करेंगे और आकर के अपने गांव में लागू करेंगे। ये पार्ट 2 है, चेंज मेकर का प्रोग्राम है। और इसमें जो खर्चा आएगा जाने का आने का वो कंट्रीब्यूटरी होगा। जो लोग जाएंगे वही कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई फंड देंगे या कहीं से कोई फंडिंग है। अच्छा, नॉलेज इज पावर। नॉलेज गेन करने के लिए आदमी सब कुछ करता है। तो ये पार्ट 2 है। और तीसरा पार्ट है कि गांव में खेती होता है और खेती नुकसान का काम है, इसीलिए लोग गांव से शहर की तरफ गए कि खेती से छुटकारा मिले, व्यापार की तरफ भागे। अब सरकार ने कानून बदल दिया। आज टाटा बिरला इन सबका नाम क्या है, इनका नाम क्यों है, इनको इज्जत क्यों मिलती है? क्योंकि इनके पास कंपनी है। तो सरकार ने कहा कि गांव वाले मिलकर के कंपनी बनाएं, धनी हो। तो जो ये एफपीसी है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, इसको गांव वाले मिलके बनाएंगे, गांव वाले मिलके चलाएंगे। और इस कंपनी में एक तरफ गरीब डालेंगे तो दूसरी तरफ अमीर निकलेगा। इस कंपनी में एक तरफ जो है कृषि डालेंगे तो दूसरी तरफ कृषि व्यापार निकलेगा। तो इस तरह से ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को बड़े सरल तरीके से हम लोगों ने बनाया है और इसको लागू कर रहे हैं। गांव का जो युवा है या युवती है वो लाचार, बेरोजगार और गरीब इसलिए है क्योंकि उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, दिशा नहीं है, क्या करे, कैसे करे, क्यों करे। तो ये मॉडल गांव आपको दिशा देने के लिए तैयार है, आपको बताने के लिए तैयार है, आपको समझाने के लिए तैयार है और आपको धनी बनाना चाहता है। ये मॉडल गांव का सपना है। अब आप ये नहीं कह सकते भाई हम क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, हमें तो कोई बताने वाला नहीं, हमें तो कोई समझाने वाला नहीं, हमें तो कोई राह दिखाने वाला नहीं। अब ये समस्या दूर हो गई है। मॉडल गांव का जन्म इसीलिए हुआ है। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग इसका फायदा उठाइए और मॉडल गांव से जुड़िए और मॉडल गांव के डायरेक्शन में काम करिए, जिससे कि आपका जो आपके जीवन में लाचारी, गरीबी, ये सब जो चीजें हैं वो खत्म हो जाए। तो नट सेल में ये बड़ा सिंपल है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। और इसकी वेबसाइट है www.modelgaon modelgaon.org। हम लोग इस साइट को ऐसा बना रहे हैं किसी को इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े, पूरा कॉन्सेप्ट यही समझ जाए और सब कुछ उसको यही पता लग जाए। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अच्छी चीज, बढ़िया चीज बिना त्याग, तपस्या, मेहनत के नहीं मिलती है। समय लगेगा, सोचने की जरूरत है, सपना देखने की जरूरत है। जब कोई आदमी सोचता है और सपना देखता है तो उसका वो पूरा होता है। आप अपने गांव में ही देख लीजिए, आप अपने मोहल्ले में देख लीजिए, जो आदमी थोड़ा सा जागरूक है, सोचता है, मेहनती है, वो धनी है।
और जो सोता रहता है, जो सोचता ही नहीं है, वो गरीब है। तो मॉडल गांव आप लोगों को धनी बनाना चाहता है, और मॉडल गांव चाहता है कि आप सभी लोग धनी होने का सपना देखना शुरू कर दें। तो इन्हीं सब बातों का इसमें जिक्र है, और आपको ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है, ना कहीं लोन लेना है। हम लोग आपके पास जो कुछ भी है गांव में, उसी से हम आप लोगों को आगे ले जाएंगे, डायरेक्शन देंगे, दिशा देंगे। कहीं आपको दिक्कत आएगी उसे दूर कराएंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे, लेकिन करना आपको पड़ेगा। पास हो, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर बेटे को पास होना है तो बेटे को ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बाप पढ़ेगा बेटा पास होगा। अगर आपको धनी होना है, आपको अपनी लाचारी, गरीबी, बेरोजगारी दूर करना है, तो आपको इसको दूर करने के लिए सोचना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा है। आप लोग मॉडल गांव की साइट खोलिए, पढ़िए, वहां से आप ईमेल से, वहां पे मोबाइल नंबर दिया है, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पूरा सोशल मीडिया है। कनेक्ट करिए, इसके टच में आइए, और अब सोना छोड़ दीजिए, जग जाइए, सपना देखिए और सपना को पाने के लिए दौड़ना शुरू करिए। हम लोग आपको दौड़ने के लिए और दौड़ने में जो कुछ लगेगा वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। गेंद आपके पाले में है, और अगर आप ये करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि आज अगर आप गरीब हैं तो कल धनी हो जाएंगे। अगर आप आज बेबस लाचार हैं तो आप संपन्न हो जाएंगे, सशक्त हो जाएंगे। और ऐसा कोई ये नया नहीं है। आप अपने गांव में देख लीजिए, आप अपने जिले में देख लीजिए। आप जो है, अगर आप मॉडल गांव गूगल पे डालिए तो बहुत सारे मॉडल गांव बने हैं, लोगों ने प्रयास किया, बन गया। आपको मॉडल गांव बनाना है, और नेहरू युवा केंद्र के लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी है। क्यों नैतिक जिम्मेदारी है? नेहरू युवा केंद्र को बनाया ही इसीलिए गया है कि आप लोग गांव के युवाओं को हर तरह से मजबूत बनाइए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक हर तरह से युवा को मजबूत बनाइए। जब युवा मजबूत होगा तो गांव मजबूत होगा। तो युवा को मजबूत बनाने का ही ये फार्मूला है मॉडल गांव, और आप लोगों को इसमें प्रयास करना चाहिए। और आप जो लोग भी सुन रहे हैं, इसको आपको खुद अपने गांव में लागू करना चाहिए। अपने रिश्तेदार, मामा, नाना, काका, काकी, मौसी, जो भी लोग हैं उनको बताना चाहिए, उनको लागू करवाना चाहिए। इसको अकेले नहीं करना है। और जब आप लोग गांव में बैठक करें तो मॉडल गांव पर ही करें, और सबसे पहले विलेज मैनिफेस्टो को छपो, फोटो लगाएं। गांव के जो अच्छे लोग हैं, संभ्रांत व्यक्ति लोग हैं, जो सामाजिक काम करना चाहते हैं, सोशल थॉट के लोग हैं। मैं आपको बताऊं, मैं बस्ती का रहने वाला हूं। मैं पिछले 2 महीने से अपने गांव में मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट को लागू कर चुका हूं, और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा। पूरे गांव के लोग मॉडल गांव पे चर्चा करने लगे हैं। इसमें जो 25 पॉइंट है, सफाई, दवाई, कमाई, गांव का स्थापना दिवस, आत्मनिर्भर गांव, विवाद रहित गांव, जो भी 25 पॉइंट है, उस पर आम चर्चा मुद्दा बन गया है। अब कोई ना किसी बुराई करता, ना कोई लड़ाई करता है, ना झगड़ा करता है। सभी लोग धनी बनने को सोचने लगे। ये मेरे अपने गांव का 2 महीने का रिजल्ट है। तो अगर आप लोग भी अपना ये मॉडल गांव का पौधा अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों में के गांव में लगवाइए, तो आप संपन्न हो जाएंगे। और नेहरू युवा केंद्र की यही जिम्मेदारी है। और आपके जो स्टेट हेड हैं श्री NK सिंह साहब, वहाँ मिश्रा जी हम लोग मिले थे, उनसे बात भी हुई थी। उन लोगों ने चिट्ठी भी जारी किया है। उन लोगों की ये इच्छा भी है कि ऐसा हो। हम भारत सरकार में आपके जो वहाँ के अधिकारी गण हैं, हम लोग उनसे भी संपर्क में आने वाले हैं, और हम लोग इस मुद्दे को वहाँ भी ले जाएंगे, जिससे कि अब ग्रामीण युवा और युवती लाचार, बेरोजगार और गरीब ना रहे, धनी हो जाए। धन्यवाद। सौरभ, सौरभ सर, सौरभ सर का फोन आ गया है, वो थोड़ा सा बिजी हैं। अच्छा ठीक है, तो जरा देखो क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चंस करेंगे क्या? किसी को? जी सर, हमसे जुड़े किसी भी सदस्य को सर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो अपना क्वेश्चन रख सकता है।
हाँ, वो नेहरू युवा केंद्र की जो जो वो है ऑफिसर, उनसे कहिए क्वेश्चन पूछें। जी नमस्कार सर, मैं हाँ जिला युवा नमस्कार। हम अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र मथुरा। जी बताइए। हाँ जी सर, अब मैं हमारे जो युवा हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर किसी का कोई सवाल है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, चैट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, फिर आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा, और ताकि एक सुचारू तरीके से हम सवाल ले सकें और उसका जवाब सर दे सकें। अगर किसी का सवाल है कोई तो रेज हैंड कीजिए। ये एक सर रेज हैंड हुआ है, ये वीवो 1906, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी जी बताइए। जी, मैं गांव खुर्सी में मथुरा जिले की लाइब्रेरी चला रहा हूँ निःशुल्क, और बच्चों को जो जो और मेरे पास अभी 10 कंप्यूटर भी हैं गांव में। तो मैं एक ऐसी सोच लेकर चल रहा हूँ गांव में कि बच्चों को यही पढ़ाई के साथ साथ एक लर्निंग लर्निंग बाई अर्निंग भी हो सके। और गांव में ही और स्वच्छता अभियान, मलिक जी को पता है मथुरा से जो आपके एनवाई के हैं, ये काफी बार मेरे यहाँ आ चुके हैं, उनकी कार्यक्रम भी मैं करता रहता हूँ। तो ऐसे ही जैसे आपका ये कार्यक्रम है, मॉडल गांव बनाने का मेरा एक सपना है अपना, तो उसको लेकर के मैं काम करना चाहता हूँ। और जैसे आपने कहा कि माइग्रेशन की भी अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, माइग्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, और सबसे ज्यादा गांव के जो बच्चे हैं अगर उनको शिक्षित किया जाएगा। एक लाइब्रेरी चला रहा हूँ और बच्चों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा भी दे रहा हूँ। उसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि गांव में ही बच्चों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ, जैसे कि आपके बहुत सारे काम हैं बेटियों के लिए हैं, और उनके लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, और बच्चों के लिए भी ऐसे काम है कि वो अपनी 2 घंटे 3 घंटे पार्ट टाइम जॉब करके ऑनलाइन वर्क, ऐसे कार्य भी कैसे मैं कर सकता हूँ, और किसानों के लिए। देखिए, आप ऐसा करिए, पहले ये आप बहुत बधाई के पात्र हैं, और आप बहुत एक अच्छे इंसान हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप हमसे भी अच्छा काम कर रहे हैं, और आप जैसे लोगों की ही जरूरत है समाज को और देश को। तो सबसे पहले तो आप जो है हमारे मॉडल गांव से जुड़ जाइए, साइट वाइट से बात करिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि गांव में कम से कम आप अपने जैसे जो अच्छे काम करने वाले 10-12 लोगों को छांटिए, और उनको छांटने के ठीक। बाद उनसे कहिए कि ये जो हमारा मॉडल गांव का जो विलेज मैनिफेस्टो है, इस पर देखिए, कोई काम करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है माहौल बनाने की, कि माहौल बने, क्या जी एक माहौल बनाने जी। की। तो सबसे पहले आप ऑलरेडी आपके मन में, आपके दिल दिमाग में ये दर्द है कि समाज का काम कैसे किया जाए, आप उसको कर रहे हैं, आप कामयाब होंगे, हम आपका साथ देंगे। तो ज्यादा सोचने से और ज्यादा जाम फैलाने से काम काम हम ज्यादा फैला दो तो उलझ जाता आदमी। तो अभी आप नहीं कुछ मैंने। सोशल मीडिया से जुड़ जाइए, हमारे सब जगह से टच में रहिए, और जी हम लोग लगातार वेबिनार करते रहते हैं हर मुद्दे पे। और आप सबसे पहले 5-6 लोगों को तैयार करिए, कब उस पर अपना फोटो लगा के, और गांव में ये 25 पॉइंट का जो एजेंडा है, लोगों के दिमाग में ये एजेंडा तैयार करें, डालें। और जैसे जैसे जी। ये डालेंगे आप देखेंगे कि रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। जैसे जैसे एजेंडा लोगों जी को समझ में आएगा, सब दिमाग देंगे, सहयोग देंगे, हो जाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है। धन्यवाद जी। थैंक यू सर। अब और कोई है जो अपना सवाल पूछना चाहता है? चैट बॉक्स में, आप चैट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं या रेज हैंड कर सकते हैं। और शायद सर सवाल नहीं है। सर मैं जो मेरे पास डाउट आते हैं बच्चों के कई बार, वो कुछ पूछना चाहूंगा। हाँ बताइए बताइए बताइए। हाँ पूछो। जी सर, तो सर जैसे हमारे जो युवा हैं, हमको संगठन बनाना होता है 10-12 बच्चों का। कई गांवों में सर इतने बच्चे हो ही नहीं पाते, हम्म। क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, ये नहीं करते। तो उस चीज में हमारे युवा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपने बता दिया आपका मैनिफेस्टो है और ये है, पर पहली बात तो ये आती है कि सर बच्चे सुनते ही नहीं है, उनको कैसे सुनाया जाए?
हाँ देखिए, 2 बच्चे अगर मान लीजिए हमारे तैयार हो हाँ गए। आप देखिए ऐसा है क्या, जी सर। ये जो बिहेवियर चेंज बच्चे नहीं सुनते हैं, या गांव वाले नहीं सुनते हैं, या घर वाले नहीं सुनते हैं, तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मेरी एक सूचना अधिकारी थी, उसने क्या किया, उसकी बहन को जब ये विलेज मैनिफेस्टो मिला, वो विलेज मैनिफेस्टो अपना फोटो भेज करके और चली गई फतेहपुर बादा से, और प्रचार इसी को लेके करने लगी। पूरे गांव के लोग एक हो गए और उसके पीछे दौड़ने लगे कि ये तो लड़की बड़ी अच्छी बात कर रही है, ये तो हम लोगों को पता ही नहीं था, इसी को प्रधान बना दिया जाएगा जब चुनाव लड़ेगा और लड़ेगी। वो कह रही हम, ये जो मैनिफेस्टो है इसको लोग वो ये पॉलिटिकल मैनिफेस्टो नहीं है। मैनिफेस्टो 1000 तरह के होते हैं, उसमें एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, चुनाव वाला भी मैनिफेस्टो है। तो ये गांव का मैनिफेस्टो है, गांव का चार्टर है। तो आप जो है गांव में ऐसा नहीं है 2 4 6 10 लोग अच्छे होते हैं, किसी एक आदमी का चयन करिए और उसको कहिए एक हैंड बिल 1 रुपये में छपता है, कलर्ड बढ़िया, ठीक है, और वो 2000 छपवा करके, अच्छा वो भी ना करे तो सॉफ्ट कॉपी से ही आजकल सबके मोबाइल पे है, और बंटवा करके शुरू करे। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं कि बरगद का इतना बड़ा पेड़ होता है, उसका बीज कितना छोटा होता है, जब बीज छोटा होता दिखाई नहीं देता, और साल प्रयास करते करते साल भर बाद कितना बड़ा बरगद हो जाता है। तो जो आप कह रहे हो मानते हैं नहीं, ये धीरे धीरे माहौल बनता है, क्या 1 से 2, 2 से 3। तो आप विलेज मैनिफेस्टो को करने के लिए अभी आप खुद जाइए और तैयार करिए, 10 लोगों को जाना पड़ेगा। एज ए कलेक्टर में दिन में 25-25 गांव जाता था, बैठक करता था, और पूरा बांधा मेरे पीछे रहता था। अगर हमने कह दिया ये करना है तो कर दिया। तो वो देखिए, ये मेहनत करके लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा। आप जो कहना चाह रहे हो, दैट इज द पॉइंट ऑफ द मोबिलाइजेशन, हाउ टू मोबिलाइज। और अगर आपका इरादा, आपका इंटेंशन, देखो कथनी करनी और सोच में अंतर होगा तो ये जनता आपका साथ नहीं देगी। कथनी करनी में अंतर में एक होगा, और आपकी नीयत अच्छी होगी तो ये जनता आपको कंधों पे बैठाएगी और नारे लगाएगी, दोनों चीजें हैं। अभी जो महोदय पूछ रहे थे ना, देखो कंप्यूटर लगाए हैं, क्या सोच है बेचारे, कितनी अच्छी सोच है कि मतलब हम कमवाना चाहते हैं। अब आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, ऐसे हर गांव में लोग हैं, हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत है, और यही मॉडल गांव आया। आज हम आपके दिमाग में ये बात कर रहे हैं, आप उस गांव के जैसे जो गांव के लोग हैं वहाँ के अच्छे युवा हैं, अगर उनको कोई दिक्कत होती है मॉडल गांव से जोड़िए, अभी पढ़ने लगेंगे, खुद ही मोटिवेट हो जाएंगे। तो ये गांव गांव में जो आपके पदाधिकारी हैं या जो आपके वर्कर हैं, उनमें ये माहौल बनाने की जरूरत है, मॉडल गांव की हल्ला करने। अरे भाई आप कह रहे हो हम आपको धनी बनाना चाहते हैं, हम आपको मजबूत बनाना चाहते हैं, तो कौन आदमी नहीं बात मानेगा। अब उसको विश्वास दिलाना है, हाँ इसके साथ जुड़ने से, काम करने से धनी हो जाएंगे, बस इतनी सी बात। प्रयास करिए। जी सर, थैंक यू सर। अब किसी और का कोई सवाल है? अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई है तो अपना हैंड रेज करें। और मैं आपको बताऊं, अब आपका नहीं यही लगता है नेहरू कि कोई युवा का लड़का है बांदा में, सागर वाधवानी। जी सर। हम लोग वहाँ खेल को रिवाइज करने लगे, आप उससे बात करिएगा। जो चीज कभी 50 साल में नहीं हुआ, हम लोग वहाँ करने लगे। बस एक बार सोच लो, और सोचने के बाद उसके दीवाने बन जाओ। आप इस कुर्सी पे कैसे बैठे हो, आपने सोचा, तैयारी करी, रातों दिन पसीने बहाए, खाना नहीं खाए, रात में दिन में भी यही कंपटीशन याद आता था। देखो कुर्सी पे बैठे हो, बड़ी बड़ी लोग बातें कर रहे हैं। ऐसे बस सपना दिखाओ, सब हो जाएगा, परेशान मत हो जी। चलिए सर, थैंक यू। तो अब मैं मुनीश जी से अनुरोध करूंगा कि वो आगे कार्रवाई बढ़ाएं, क्योंकि कोई सवाल नहीं है। ठीक है, तो ये मथुरा के NKY का काम बहुत है, अच्छा है। देखो आज आप 30, 31, 32 लोग जुड़े थे, ये कम नहीं है, बहुत अच्छी संख्या है। हम तो कोई काम शुरू करते हैं ये कलेक्टर तो 2 लोग रहते हैं, और धीरे धीरे पूरा 20 लाख 25 लाख का जिला जुड़ जाता है। 2 से शुरू करते हैं, आप तो 30 लोग हो, पूरे जनपद में बहुत अच्छा काम हो सकता है। जी सर। एक है आशीष है, पूछना चाह रहे हैं कुछ, पूछिए आशीष। जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताइए। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि गांव के लोग हैं, इनके लिए आदर्श गांव सरकार की तरफ से चुने जा रहे हैं कि क्या है?
देखो, ये जो आदर्श गांव सरकार की तरफ से चुने जा रहे हैं, ये जो आदर्श गांव की आप कह रहे हो, वो आदर्श गांव कुछ एक दो गांव है, सारे गांव नहीं है। हम लोगों का सारे गांव है। और वो आदर्श गांव का प्रोग्राम एमपी, जैसे एक आदर्श गांव एक एमपी का एक गांव होता है, तो वो ये वाला नहीं है जिसको आप बात जो आप सुनना चाहते हैं। इसमें जनता को स्वयं काम करना पड़ेगा मिल करके। क्या हमारे घर में जो शाम को खाना बनता है तो कोई बाहर वाला तो नहीं दे जाता ना, पूरे घर के लोग कमाते हैं, हम लोग खाते हैं। और पहले जमाने में यही होता था, गांव में कोई शादी होती थी पूरे गांव के लोग। सर पर ये बताओ कि आदर्श गांव मतलब अपने आप ही इकट्ठे लोग होके अपना आप ही बना लें, क्या आपकी तरफ से भी कोई सुविधा है इसके लिए? हमारी तरफ से सुविधा बता तो रहे हैं कि हम आपको सारी जानकारी देंगे, आपके रास्ते में जो रोड आएगा वो देंगे, ये बनेगा कैसे ये बताएंगे। नॉलेज इज पावर, वी विल एम्पावर यू बाय इम्पार्टिंग द प्रॉपर एंड एक्यूरेट नॉलेज। हमारे गांव में पानी की सुविधा भी नहीं है, और गांव में 2 टंकी लगी हुई हैं, जो 6-7 गांव है उनके लिए पानी जा रहा है जहाँ खारा पानी है। हाँ, लेकिन हमारे गांव में ही उस टंकी का पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए। क्या होगा? केवल आप पानी की समस्या ही नहीं है ये, तो आप पानी की समस्या एक पॉइंट कर रहे हो, इसे हजारों समस्या है। और समस्याओं को मिल मिल के हम लोग हल करेंगे और निकलेगा। और उसमें हमें जहाँ सरकार का सहयोग मिलेगा, सरकार का सहयोग भी लेंगे। अब हम समस्या का समाधान केवल सरकार के सहारे रह के नहीं हल हो सकती। सरकार की जो स्कीम होगी उसका भी सहारा लेंगे, हम लोग खुद लगेंगे। तो जब दोनों ताकतें एक साथ आएंगी तो हर समस्या का समाधान होगा। ठीक है सर। ये मानसिकता की समस्या आपकी सरकार हल कर दे, पानी आपको पीना, सरकार मुंह में पानी डाल दे, ये वाली जो मानसिकता पैदा हो गई है, ये वाली जो मानसिकता इकट्ठा करो। 1 साल हम लोगों ने मेहनत किया, पानी की समस्या खत्म हो गई, किसी सरकार के आगे पीछे नहीं गए। और जब तक सरकार के ऊपर थे तो पानी की समस्या बनी रहती थी। 1 मीटर 35 सेंटीमीटर पानी ऊपर आ गया। तो देखिए, सरकार के आप सहारे रहोगे तो बात आप रहिए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन सरकार को जो करना हो तो कर ही रही है। हमें भी अपनी समस्या को हल करने के लिए सरकार के साथ आगे आना चाहिए। मॉडल गांव का यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर। हाँ, अब मैं अमित से अनुरोध करूंगा अपने आप को अनम्यूट करके बात करें, अपना सवाल पूछें। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, आवाज आ रही है? हाँ 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 आवाज। सर मैं ये पूछना चाहूंगा, मेरा ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, कि हम गांव के लोगों ने 10 लोगों ने मिलकर कंपनी बना ली। चलो किसान का बेटा हूं, मैंने कंपनी बना ली, ठीक है। और मैंने अपने किसान भाइयों से, हेलो हाँ बताइए। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ। जैसे किसान गेहूं बोते हैं, मैंने गेहूं कलेक्ट किया, अपने वहाँ आटा बनाने का काम चालू कर दिया, और आटा मार्केट में, तो मार्केटिंग में थोड़ा दिक्कतें आती हैं सर, इस पर थोड़ा मैं वो करूँगा। मुझे किसानों की कंपनी, मैंने राज्य जैव ऊर्जा बोर्ड उत्तर प्रदेश है ना। हेलो हाँ, तुम अपना सवाल रखो, सर बता देंगे। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलो हेलो बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था, मैं कंपनी बना लूँ, कंपनी बनाकर हमने 10 लोगों ने इकट्ठे होकर कंपनी बना ली, और 10 लोगों ने मिलकर अपने खेतों में, जैसे हम पर 3-3 एकड़ जमीन है या 2-2 एकड़ जमीन है, उसमें हमने चुकंदर बो दिया। चलो सपोज करते हैं चुकंदर बो दिया, तो चुकंदर की मार्केटिंग मैंने, वो मेरी कंपनी ने वो कलेक्ट कर लिया, उसको मार्केट कहाँ पे करें सर? मार्केटिंग की दिक्कत आती है। देखो ऐसा है, ये जो आप बात कर रहे हो मार्केटिंग की दिक्कत, इस मॉडल गांव में सारे चीज का प्राविधान है, और उसका ये पार्ट 3 पे आप बात कर रहे हो। लेकिन
पार्ट 3 पे सीधे जाने पे दिक्कत होगी, क्योंकि अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं रहेगा तो पार्ट 3 सफल नहीं होगा। तो इसके लिए जो है आप मॉडल गांव से जुड़िए और सीक्वेंस में चलिए। क्या आप सीधे जो है पार्ट 3 पे पहुंच रहे हैं कि हम कंपनी बनाए, ऐसा आप सफल नहीं हो, क्योंकि यहाँ करीब 1000 एफपीसी और कंपनी है, सबके सब नहीं चल पा रहे। उसका पीछे कारण यही है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि पैदा कैसे किया जाए, क्वालिटी वो अच्छी वाली कितनी हो, कौन हो। तो डिमांड और सप्लाई में दिक्कत है। इसीलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 को सीरीज में काम करिए तो आपका पार्ट 3 कामयाब होगा। चलिए, थैंक यू सर। अब मैं मुनीश जी से अनुरोध करूंगा सर कि आगे अगर तो ठीक है, आप लोग इसको अब आज आपकी शुरुआत हो गई, इनागरल हो गया, अब गांव गांव में इसको फैलाइए और फिर हम लोग दोबारा वेबिनार पे जब आपके गांव के लोग तैयार हो जाएं तो वी विल मीट अप अगेन। हाँ मुनीश जी, थैंक यू, धन्यवाद अदा करिए। मुनीश जी, सौरभ, मैं हमारे साथ जुड़े सभी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर हीरालाल का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमसे मॉडल गांव पे चर्चा की और आपके सवाल लिए। मोहित मलिक जी, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सब लोगों को मोबिलाइज किया और यहाँ पे प्रेरित किया हमारे साथ आने के लिए। आशा करता हूँ जो हमारा मॉडल गांव का उद्देश्य है उसके साथ आप जुड़ेंगे, आपका सहयोग मिलेगा। हमारी वेबसाइट है www.modelgaon.org। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, www.modelgaon.org। उस पर आप जाएं, अपने आप को रजिस्टर करें और हमारे साथ जुड़ें। सोशल मीडिया पे हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, तो जो भी आपके लिए सबसे सहूलियत हो, जो भी तरीका हमसे जुड़ने का, आप उस पर जुड़ें और उस पर आपको रेगुलर जानकारी मिलती रहेगी। हम ये भी चाहेंगे कि हम आपके भी सुझाव, आप लोग क्योंकि ज़मीन पे रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, आपके भी जो सुझाव हों वो आप हमें ज़रूर भेजें और आप और हम मिलकर इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए अगर एक ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि मॉडल गांव बनने में कोई इतना बड़ा कोई हमारे सामने रोड़ा नहीं आएगा जिसको हम हटा ना सकें। तो इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमसे ज़रूर जुड़ें और आपके सुझावों को सुनने के लिए मैं काफ़ी उत्सुक हूँ और आज अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।